तो 2024 23-24 का ठीक है। तो अभी तक 2023-24 का करंट अफेयर पीवाईक्यू सीरीज है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की करंट अफेयर्स वार्षिक पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, विगत 2 वर्षों से के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। अब आते हैं पॉइंट पर। राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र भाई रजनीकांत भाई पटेल का पूरा नाम है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के त्याग पद के बाद इस पद की शपथ ली है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो चुनाव आयोग ने, नीति आयोग ने, भारतीय सेना या केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। तो 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधीन में चलाया गया एक अभियान है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किया हुआ? निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण हुआ है? पालोलेम सागर तट गोवा, या राधानगर सागर तट गोवा, कोंकण सागर तट महाराष्ट्र, या चांदीपुर सागर तट ओडिशा? किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली चांदीपुर सागर तट उड़ीसा में, ठीक है, इसका परीक्षण किया गया था। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन था? 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य नागालैंड। तो इसका सही आंसर देखते में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश 2021 में। 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जिसने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया था। योगी आदित्यनाथ इस टाइम मुख्यमंत्री। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 हेल्ड, यानी का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जालंधर में, अहमदाबाद, कोलकाता, या पणजी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो गया पणजी, ठीक है। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2021 के बीच हुआ है, जिसकी विषय वस्तु यानी थीम थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच भोपाल में होगा। सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है, जो पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के बहुत महत्वपूर्ण शहरों से को जोड़ती है, ठीक है। पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? तो इसका सही आंसर हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP, ठीक है, ये सबसे पहले लागू किया है उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की, जबकि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है।
नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर, इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है लेकिन लागू कर्नाटक ने की है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग की है उत्तराखंड ने, और लागू एम्प्लाई, ठीक है, एम्प्लाई कर्नाटक। अब आते हैं आगे। एकनाथ शिंदे कौन है? कर्नाटक के विधायक, राज्यसभा सदस्य और असंतुष्ट शिवसेना विधायक या गुजरात के विधायक? ठीक है, तो वो कौन है? असंतुष्ट शिवसेना विधायक उस टाइम के, अब तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो एकनाथ शिंदे असंतुष्ट शिवसेना विधायक थे। असंतुष्ट शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। इस सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तथा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति, 15वें, 12वें या 13वें? तो बार बार बताया, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं और ये 15वें राष्ट्रपति हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज जिले में उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। तपन कुमार डेका हैं। तपन कुमार डेका क्या हैं? निदेशक ऑपरेशन ब्लैक थंडर के, सुरक्षा सलाहकार के, निदेशक आईवी की या सीबीआई के निदेशक? तो तपन थंडर हैं निदेशक ऑपरेशन ब्लैक थंडर के। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईवी के। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इसका सही आंसर है ये इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है आईवी, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, असम के तेजपुर के रहने वाले तपन कुमार डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के से आईपीएस अफसर हैं। वे वर्ष 2006 से 2012 तक नेशनल एंटी टेरर विंग और आर एंटी टेरर ऑपरेशन के प्रमुख भी रहे हैं। आईवी के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? विजय सालकर उत्तर प्रदेश, सामंत कुमार गोयल रॉ, मोहन चंद शर्मा आईवी या हेमंत करके सीबीआई? हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? वो हैं सामंत कुमार गोयल रॉ। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव सामंत कुमार गोयल को का सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। ये बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मर्जनर ऑफिसर 2022 में एग्जाम में आया था। अग्निपथ योजना में सही पात्रता मानदंड है? नौसेना के लिए 12वीं श्रेणी में उत्तीर्ण केवल पुरुषों के लिए योजना, थल सेना के लिए केवल अग्निपथ, वायुसेना के लिए केवल 10वीं श्रेणी में। तो इसका सही आंसर देखते हैं। अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए शुरू की गई एक नई योजना है, जिसमें युवाओं की पात्रता मापदंड अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी टेक्निकल क्लर्क के लिए 10वीं पास और ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात की है, पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरों की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया? दुर्गापुर, आसनसोल, पुरुलिया या सिलीगुड़ी? तो इसका सही आंसर है पुरुलिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के में मनरेगा के लंबित मजदूरों की मांग हेतु सड़क पर बवाल हुआ। अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 में और सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब ये जो एग्ज़ाम आया था 2022 में, ठीक है, तो 23 जून को, 23 दिसंबर या 22 दिसंबर या 23 अप्रैल? तो इसका सही आंसर होगा 23 जून। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के प्रथम समूह ने 23 जून 2022 से अपनी सेवाएं शुरू की हैं। किसने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया? तो वो हैं यशवंत सिन्हा। ठीक है, यशवंत सिन्हा ने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराकर राष्ट्रपति बनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में तक भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया। चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है? तो 87। तो चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को
87 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है। तो 25 मई 2022 को चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अनुपालन हेतु बाध्य करने के लिए शुरू की गई पूर्ववर्ती कार्रवाई क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की अगुवाई में 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दिया है। विकल्प में 86 न होने के कारण नजदीकी विकल्प 87 को सही माना गया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में 2018 तक की बात की गई, सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? मॉरिशस, त्रिनिदाद और टैबोग, फिजी या गुयाना। तो इसका सही आंसर मॉरिशस। सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर यूएसए में। परंतु उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय क्रमशः मॉरिशस, त्रिनिदाद और टैबोग एवं फिजी में रहते हैं। ठीक है, और इनमें से एक ही चूज करना था। वैसे तो फिजी में भी, गुयाना और इनमें सब में रहते हैं, लेकिन 2018 में मॉरिशस बताया गया है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग यानी रोहतांग सुरंग जोड़ता है सोनमार्ग द्रास या जम्मू और श्रीनगर, लेह कारगिल या लेह मनाली। तो इसका सही आंसर लेह मनाली होगा। तो 3 अक्टूबर 2020 को आवागमन के लिए खोला गया रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, का नाम अटल टनल रखा गया है। मनाली को लेह से जोड़ता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। 100 मिलियन यूएसडी, 200 मिलियन यूएसडी, 300 मिलियन यूएसडी या 400 मिलियन यूएसडी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कारोबार को $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ना कि मिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन की बात की, बिलियन डॉलर की। ठीक है, ना कि मिलियन डॉलर की। इसमें से कोई भी नहीं है। अगर क्वेश्चन इसकी जगह पर मिलियन की जगह बिलियन आ जाए तो आप $400 बिलियन यूएसडी की बात करेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर कौन सा? उच्चतम साक्षरता दर केरल, ठीक है, और निम्नतम साक्षरता दर देखो कहाँ कहाँ ऑप्शन है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो इसका निम्नतम साक्षरता दर त्रिपुरा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार केरल की साक्षरता दर 96.2% है, जो सर्वाधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4% है। इसका आंध्र प्रदेश होगा, सॉरी केरल नहीं, केरल और आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? 2020 में विश्व WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेश त्रेहान, डॉक्टर बोल्डर लॉरेंस या पैट्रिक ओमेनाथ। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को 2020 में विश्व स्वास्थ्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक हैं। प्रेजेंट टाइम में पैट्रिक है, लेकिन 2020 की बात की गई है तो वो थे हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुषंगिक इकाई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 7 अप्रैल को। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो जीतन राम मांझी, सुशील कुमार मोदी, कपिलेश्वर चौपाल या चिराग पासवान। तो इसका सही आंसर होगा कामेश्वर चौपाल। ठीक है, अयोध्या में श्री राम के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से एक ट्रस्ट की घोषणा की गई है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट रखा गया है। ट्रस्ट में दलित सदस्य के रूप में बिहार से श्री कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महेंद्र नृत्य गोपाल दास। भारत में मौजूद कुल शिपयार्डों में से कितने शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं? तो कुल शिपयार्डों में, ठीक है, 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्रों के हैं। 28 टोटल शिपयार्ड है भारत में मौजूद, और जिसमें 6 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 राज्य सरकार के स्वामित्व में और 20 प्राइवेट हैं।
नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन NRDC द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों के लिए शुरुआत की गई? उड़ान। नेशनल कौशल विकास कॉर्पोरेशन NRDC द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों के लिए शुरुआत की गई? असम और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो NRDC द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों के लिए शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन NRDC द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए शुरुआत की गई। उड़ान योजना भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में एक उन्नत विमान बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ उड़े देश का आम नागरिक के दृष्टिकोण का पालन करके आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना था। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना कब की गई? ONGC की निगम के रूप में स्थापना कब की गई? 1991, 1933, 1993, 1995, 1956। तो इसका सही आंसर होगा 1956। ONGC निगम के रूप में स्थापना 1956 में की गई। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ONGC को स्थापित किया गया, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता अक्टूबर 1959 में मिली। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। आयुष का पूरा नाम क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। सही, इसका आंसर यही है। आयुष का पूरा नाम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो आयुष का पूरा नाम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष भारतीय चिकित्सा प्रणाली का संक्षिप्त नाम है जो दशकों से प्रचलित है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 1995 में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग के रूप में की गई थी। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष कर दिया गया। ठीक है, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग के रूप में की गई थी और 2003 में इसका नाम आयुष कर दिया गया। आयुष का लक्ष्य बीमारियों को कम करना, लोगों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इनमें से किसने कोविड महामारी के कारगर उपचार हेतु एक नवीन पद्धति खोजने में 3M युवा कॉर्पोरेशन वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया, जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं? इनमें से किसने कोविड महामारी के कारगर उपचार के हेतु एक नवीन पद्धति खोजने में 3M युवा कॉर्पोरेशन वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया, जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक है? इन्होंने किस में प्राप्त किया है? कोविड महामारी के, ठीक है, उपचार के लिए। तो देखते हैं कौन है। अनिका चेवरोलू, कमला हैरिस, नीता आहूजा, नीला अंबाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा अनिका चेवारोलू। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। अनिका चेवरोलू ने कोविड महामारी के कारगर उपचार हेतु एक नवीन पद्धति खोजने में 3M युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया, जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं। चेवारोलू का आविष्कार इन सिलोको पद्धति पर आधारित है। इसमें एक लेड मॉलिक्यूल कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन के साथ चुनिंदा तरीकों से जुड़ता है। वर्ष 2022 से 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो इसका नाम है CUET है इसका नाम। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम से एक एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया। CUET का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन कृषि श्रमिक। तो इसका सही आंसर हो गया सी, फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात फुटपाथ विक्रेता को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र में योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता हैं, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से ब्रेडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। बाद में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद या चेन्नई? सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ठीक है, तो वो क्या है? कोचीन। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी, अब तो दूसरे हैं, पिराई राजन है, ठीक है, तो ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। जैसे भारत का ही नहीं, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित अड्डा है। अगर भारत का लेकर अगर विश्व का पूछा जाए तभी हम कोचीन ही टिक करेंगे। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। तालकोटरा स्टेडियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, तीन मूर्ति भवन या विज्ञान भवन? तो इसका सही आंसर होगा तीन मूर्ति भवन। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसे संग्रहालय के तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। तीन मूर्ति भवन पूर्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। तीन मूर्ति भवन पूर्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। अब इसको संग्रहालय कर दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। बात है किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? बात है किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु, कर्नाटक में की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया है? 2010 में, 2015, 2020 या 2022? तो इसका सही आंसर होगा 2020। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया गया है। SBMG टू SBMG के पहले चरण की निरंतरता है। इसे अगले 5 साल में ODF एवं ठोस तथा तरल कचरा मुक्त ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 2020 में प्रारंभ किया है। SBMU के प्रथम चरण 2014 से 19 तक चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ये भी है। स्वच्छ भारत मिशन जो 2 है, जो 1 है, तो 2014 से लेकर 2019 तक चलाया गया। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2 आया है, वो 2020 से चलाया जाएगा या चलता आ रहा है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो धुआं रहित धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इसीलिए हर घर में सिलेंडर पहुँचाए गए। धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY को 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा महोबा, उत्तर प्रदेश से की गई थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ 1600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और मॉरिशस ही अप्रवासी भारत के लिए 2018 में सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारत कहाँ पर है? मॉरिशस में ही।
अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ना कि अध्यक्ष। तो कौन है? जयति घोष, सुमन बेरी, अमर्त्य सेन या नंद मूल चंदानी? तो इसका सही आंसर हो गया सुमन बेरी। सुमन बेरी अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे, यानी उन्होंने संभाला है। राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद सरकार ने सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, नवविवाहित। तो कर्नाटक, असम, तेलंगाना या केरल? तो केरल राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो वो था उत्तर प्रदेश। या ठीक है, सही आंसर है उत्तर प्रदेश ही है अमृत सरोवर। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मीटर में इस सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये है बीजापुर। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जांगला गांव में की गई थी। जांगला गांव में, बीजापुर में, छत्तीसगढ़। ठीक है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी। यह माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल करेगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, योजना शुरू की है? निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठा? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या जनजातीय मामलों के संग्रहालय? तो इसका सही आंसर है ए। देखते हैं ए क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने श्रेष्ठा योजना शुरू की है। तो लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा का शुभारंभ 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में सीट उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 9 से 11 कक्षा 11 में लगभग 3000 छात्रों के चयन की संभावना है। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दी गई थी? भारतीय उज्ज्वला योजना, गौरव योजना, निर्मल योजना, उत्सव योजना? तो इसका सही आंसर है भारतीय गौरव योजना। ठीक है, गैर सरकारी ट्रेन सेवा है जिसको हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। तो 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर प्रदेश में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी। इस ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदान कंपनी साउथ स्टार रेल को 2 वर्ष के लिए पट्टे यानी लीज पर दिया है। ठीक है, बात गौरव योजना। भारत के किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानी, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के 3 राजधानी यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट पर। भारत में कार्य कर रही विदिशा स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विदिशा स्वामित्व, विदेशी स्वामित्व, सॉरी विदिशा ने विदेशी स्वामित्व के ई वाणिज्यिक फर्मों के विच विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और ट्रू। ठीक है, इनमें से ई वाणिज्यिक फर्मों के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है देखना है ई कॉमर्स के लिए। अपने प्लेटफार्म, ऑप्शन नंबर ए, अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। वे अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को विक्रय भी कर सकते हैं। वे अपने प्लेटफार्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? सीमित है। वे अपने प्लेटफार्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? सीमित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केवल 2, एक गलत है। देखते हैं एक क्या है। अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को विक्रय भी कर सकते हैं, ये गलत है। वे अपने प्लेटफार्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। 31 जनवरी 2019 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का स्थानांतरण या निर्गमन संशोधन विनिमय 2019 के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्म अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थान मार्केट प्लेस के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं के माल का विक्रय नहीं कर सकते। अतः कथन 1 असत्य है। इस अधिसूचना के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफार्म में कोई विक्रेता 25% तक खरीद को स्वीकार कर सकता है, यह सीमित है। कथन 2 सत्य है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटक? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटक? इनमें से देखते हैं 1 या 2 सही है, 1 या 4, 1 या 3 या 2 या 4। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 और 2, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, 2 राज्यों में भारत के लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। उड़ीसा 51.16%, छत्तीसगढ़ 18.08%, कर्नाटक 16.89%, झारखंड है 10। यानी कि सिंपल बात है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना था। तो नहीं, आंसर सही है। ठीक है, तो इसका 1 और 2, 20 का सही आंसर है। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% करने की थी। आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 15.4% है। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया? असम मेघालय। ठीक है, सीमा विवाद आपने देखा होगा, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हुआ था। तो इसमें किसने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर? केंद्रीय गृह मंत्री और असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव और असम और मेघालय के पुलिस महानिदेशक, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव और असम और मेघालय के मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर है असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के साइन हैं। मार्च 2022 में असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने हस्ताक्षर किए थे। 5 दशक पुराने सीमा विवाद का अंत इस समझौते से हो गया। इस समझौते के तहत 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को सुलझा लिया है, जिसमें 70% सीमा शामिल है। योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना है, फार्म जल की दक्षता में सुधार करना है, या सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं का लागू करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
इस क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अवसरण कन्वर्जेंस प्राप्त हेतु प्रारंभ किया गया था। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना है, फार्म जल की दक्षता में सुधार करना है, इम्प्रूव फार्म वाटर यूज इफिशियंसी और सतत जल संरक्षण प्रथाओं का लागू करना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, 3, 4 इसके ऑप्शन सही है। तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 75:25% में होगी। 75 केंद्र की और 25 राज्य की। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90 से 10%, 90:10 होगा। इसे स्तर पर सिंचाई में निवेश के अवसर यानी कन्वर्जेंस प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना, फार्म जल की दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना। ठीक है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा 2, 4, 3, 1 यानी कि 2 पहला शुरुआत में होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी पहले नमामि गंगे आया, उसके बाद स्किल इंडिया आया, उसके बाद आया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और लास्ट में आया है स्टार्टअप इंडिया। स्किल इंडिया आया है 15 जुलाई 2015 को, स्टार्टअप इंडिया आया 16 जनवरी 2016 को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आया है 2020 को। स्किल इंडिया पहले, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया 2016। ठीक है, नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं की पहचान करें। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी। तो हम कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 1549 पर। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। ये वन कार्ड वन योजना, या भारत में एक राशन कार्ड योजना, या एक राशन कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, या एक राष्ट्र। ठीक है, एक राशन कार्ड एक भारत योजना। तो इसका सही आंसर होगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई। इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में पीडीएस, ठीक है, पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई? ठीक है, जब चरण 2 और 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत में सिफारिश की गई? स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविन या कोविशील्ड। तो इसका सही आंसर होगा कोवैक्सीन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन CDSCO की विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन BBV152 की सिफारिश की गई है। ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एवं निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड टीका है, जिसको वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में स्थित है। भारत के किस राज्य में टैग, ठीक है, भारत में किस राज्य में टैग किए गए लेसर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? भारत के किस राज्य में टैग किए गए लेसर फ्लोरिकन पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? वो हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात वन विभाग द्वारा ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भावनगर में टैग
किए गए 2 लेसर फ्लोरिकिन पक्षियों को तेलंगाना ले जाया गया है। इसकी आबादी तेजी से गिरावट को देखते हुए कदम उठाया गया है। गुजरात बस्टर्ड की तीन प्रजातियों का घर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकिन और मैकपीन बस्टर्ड या हैवान। लेसर फ्लोरिकिन भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे छोटी बस्टर्ड प्रजाति है। IUCN द्वारा इसे लुप्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? बिजनेस ब्लास्टर्स तो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम दिल्ली ने लॉन्च किया है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआती पैसे देकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। 53 है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में राजस्थान में NH 925A में सट्टा गंधव खंड के 3 किलोमीटर खंड को विकसित किया है। NH 225A भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका उपयोग IAF विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वेव्ड पोर्टल्स स्पेस लॉन्च्ड फॉर विच कोर्ट इन इंडिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल्स स्पेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए। AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है जिसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ई कैबिनेट प्रणाली उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य जहां पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया है। पेपरलेस बजट पेश किया गया है पेपरलेस बजट। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया है? किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 20 के अंतर्गत यूडाइस शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये यूडाइस शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019 से 20 के लिए यूडाइस शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल को एक कोड नंबर आवंटित किया जाता है। वोल्ड बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉफ परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान वोल्ड बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट नामक एक परियोजना शुरू की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1957 में स्थापित किया गया है। यह एक सांविधिक निकाय है। निम्न में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। चेन्नई में है, रांची में भी है, अगरतला तो पटना में नहीं हुआ क्योंकि पटना बिहार में, और बिहार में ऑलरेडी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे लाइट हाउस परियोजना कहाँ से होगी? अगर वो पिछड़ा ना हुआ होता तो वो बिहार ही क्यों होता?
लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, जिसमें अगरतला है, रांची है, लखनऊ है, इंदौर है, राजकोट, चेन्नई है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? तो तेलंगाना में दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है। तो तेलंगाना सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो क्या है? ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका कोने या विद्या बालन? तो इसका सही आंसर होगा विद्या बालन। ठीक है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। यह रेंज गुलमर्ग में स्थित है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटिव है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में मोबाइल ऐप नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 12 जून से 2021 को लॉन्च किया गया है। 12 जून 2021। अटल नवाचार मिशन संबंधित है ग्रामीण विकास के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, उद्यमशीलता विकास के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। तो यह है इंटरप्राइज। ठीक है, उद्यमशीलता विकास संबंधित। अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना है, विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना तथा जागरूकता पैदा करना इत्यादि है। उल्लेखनीय है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। बाद में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ है। भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी को 1 जुलाई 2017 लागू किया गया है। घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। इसके माध्यम से लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष कर जैसे पेट्रोलियम हो गया, मादक पेय हो गया, स्टाम्प शुल्क को छोड़कर एकीकृत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी को लागू करने के लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 3 अनुच्छेद 246A, 269A और 279 में जोड़ा गया है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या गुजरात? तो सबसे ज़्यादा किसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसानों की आय बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इसके लिए सरकार ने कृषि मेले का आयोजन कर किसानों की खेती से जुड़ी नई तकनीकियों और उपकरणों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? गोवा ने, मध्य प्रदेश ने, सिक्किम ने या गुजरात ने? तो इसका सही आंसर है गोवा ने। हर घर में एक नल, जल जीवन। तो भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम गोवा राज्य ने पूर्ण किया है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पिछले 30 महीनों में 5.77 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति हो रही है। निम्न में कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है 100%। तो लक्षद्वीप इनमें से कोई नहीं, पुडुचेरी या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संपन्न किया जाता है। लक्षद्वीप से पहले सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है, में उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, देखते हैं इनमें से।
तो इसका केवल एक सही है, फ्लाइट लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस थी। ठीक है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में तो अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश 5वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी, किंतु अयोध्या तथा जेवर यानी नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? जल जीवन मिशन तो वो किया गया था 2019 में। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश की सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 अधिसूचित संसदीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अक्टूबर 2021 में अधिसूचित संसदीय स्थायी समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कानून एवं न्याय की स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं या सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं? सूचना एवं तकनीकी। ठीक है, तो इसके सही आंसर होंगे ए और बी दोनों। तो सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं और कानून एवं न्याय की स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं। 9 अक्टूबर 2021 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ विचार विमर्श करके संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति का प्रमुख बनाया गया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। अतः कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही सही हैं। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सोन चिड़िया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? सिद्धार्थनगर, झुंझुनू या जैसलमेर या ग्वालियर? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। सोन चिड़िया के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए जैसलमेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सोन चिड़िया के कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। एक केंद्र मरुभूमि, ठीक है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त पक्षी है जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची वन में तथा IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। RBI द्वारा कितने बैंकों की जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो वो है 14 बैंकों पर। तो 7 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते 14 बैंकों पर, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक एवं लघु वित्त बैंक पर 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC को बैंक वित्त और ऋण अग्रिम तथा अन्य प्रतिबंधों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से जुर्माना लगाया है। सर्वाधिक जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ का लगाया गया है। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एरो इंडिया 2021 इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर केवल 1 होगा, इसमें 55 प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। देखते हैं, एयर इंडिया के 13वें संस्करण एयर इंडिया 2021 PIV रक्षा मंत्रालय की घोषणा 55 से अधिक देशों के प्रतिनिधि तथा 540 से अधिक प्रदर्शकों की उपस्थित रही। इसका आयोजन 3 से 5 फरवरी बेंगलुरु में किया गया था। इस शो में 14 देशों ने आधिकारिक रूप से प्रतिभाग किया, जिसके 78 प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे। इस शो का आयोजन DRDO एवं वायुसेना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक स्कूल बैग नीति अपनाई? तो गुजरात, ओडिशा, दिल्ली या राजस्थान? भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक स्कूल बैग नीति, नई स्कूल बैग नीति अपनाई है। तो दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार
अनुरूप स्कूल बैग का वजन कम करने हेतु स्कूल बैग नीति शुरू की है, जिसका लक्ष्य बच्चों के बैग का भार कम और उनके वजन का 10% से अधिक ना हो। स्कूल बैग नीति हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा स्कूल बैग नीति 2020 जारी की गई है। इसके पालन हेतु सभी स्कूलों को परिपत्र जारी किया गया है। इसके प्रमुख निम्न हैं। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के होमवर्क यानी गृहका तथा उनके बैग के वजन से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। नीति के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के बैग का वजन उस छात्र के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क या गृहकार्य नहीं दिया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब हुआ है? आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2012 से 15 अगस्त 2024 तक या 2021 से 23 तक, 2022 से 23 तक, 2022 से 23 तक। तो इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। स्वतंत्रता प्राप्त के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवधि में 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2023 तक कुल 75 सप्ताह हैं। वस्तुतः इसकी शुरुआत 12 मार्च को साबरमती आश्रम यानी गुजरात से किया गया, जिसका कारण महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को इस स्थान से दांडी सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भागीदारों को प्रोत्साहित करना है ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राष्ट्र कौन था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या गुजरात? तो कर्नाटक। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NP 2020 को आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना। समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र या कर्नाटक से? समृद्धि एक्सप्रेस वे या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो गया महाराष्ट्र। यह एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र से संबंधित है। वस्तुतः यह ठीक है, वस्तुतः यह एक्सप्रेस वे मराठावाड़ा के परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे इन तीनों जिलों से औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा का समय कम हो जाएगा। अंकुर स्कीम किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल या राजस्थान? तो मध्य प्रदेश ने अंकुर स्कीम लागू की है। देखो अंकुर स्कीम है क्या? तो मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत मानसून के दौरान वृक्षारोपण करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पौधरोपण हेतु अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत वितरित पुरस्कार का नाम प्राणवायु पुरस्कार है। इसके लिए वायुदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम है सोनचरैया, शुद्धधारा, आत्मनिधि या स्वदेशी? तो सोनचरैया। स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों के विपणन के लिए आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम सोनचरैया है। इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को अब सोनचरैया ब्रांड के नाम से जाना जाता है। यह पहल शहरी SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के दृश्यता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। निम्नलिखित में से 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो इंदौर, पुणे, चंडीगढ़ या भुवनेश्वर? तो भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की? तेलंगाना, गुजरात, असम या पंजाब? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है। सीड क्राफ्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए तेलंगाना में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग यानी बीज बोने की एक तकनीकी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में 2030 तक ड्रोन का उपयोग करके 1 अरब पेड़ लगाकर वनीकरण के मिशन में तेजी लाना है। क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए संकीर्ण, बंजर और खाली वन भूमि पर ड्रोन का उपयोग सीड वॉल्स यानी खादी मिट्टी की गेंद का छिड़काव किया जाता है। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनों की हैं? ठीक है, तो है 21.454%।
6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत के वनों की स्थिति 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जबकि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 21.71% क्षेत्रों वन का विस्तार। इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में वृक्षों का कुल क्षेत्रफल 2.91% है। अतः वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक? अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड? तो आंध्र प्रदेश अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 2 अदरक उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं: आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में 16,822 टन और राजस्थान में 16,000 टन। वर्तमान में भारत के अदरक भंडारी राज्यों में आंध्र प्रदेश 41% प्रथम स्थान पर, इसके बाद राजस्थान 28%, ओडिशा 17%, महाराष्ट्र 13%, केरल दूसरे और चौथे स्थान पर, तीसरे और चौथे स्थान पर है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र को गैर डीजल तथा सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करना, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना तथा पंप सेटों का सौर ऊर्जा में से जोड़ना। पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र को गैर डीजल तथा सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करना, या डीजल या केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना, पंप सेटों की सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, कुसुम योजना। तो इसका सही आंसर हो गया ए और बी दोनों। ठीक है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि कर डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। पीएम कुसुम योजना के 3 भाग हैं। इसके तहत वर्ष 2022 तक 30,800 मेगावाट यानी कि 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। 20 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों की स्थापना करना है। 20 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों की स्थापना करना। ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों का सौरीकरण करना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? तो 106वां, 107वां, 108वां या 105वां? तो इसका सही आंसर होगा 105वां संविधान संशोधन 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है। तो रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। यह अधिनियम राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार देता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC की स्थापना 1993 में की गई थी। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।